सभी को क्रांतिकारी जय भीम आज का विषय है। नालंदा विश्वविद्यालय, वह विश्वविद्यालय जिसने दुनिया बदल दी। 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यह एक प्रकार का मध्ययुगीन संस्थान था जिसमें 9 मिलियन किताबें थीं, जिसने पूर्वी और मध्य एशिया से 10,000 छात्रों को आकर्षित किया है। वे उस युग के कुछ सबसे सम्मानित विद्वानों से चिकित्सा, तर्क, गणित और सबसे बढ़कर बौद्ध सिद्धांतों को सीखने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। जैसा कि दलाई लामा जी ने एक बार कहा था, हमारे पास जो भी बौद्ध ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा से आया है। नालंदा एक बौद्ध मठ था जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त काल 319-543 ईस्वी के दौरान हुई थी, जो साहित्य, कला, वास्तुकला, गणित और विज्ञान के लिए एक रचनात्मक युग था। 13वीं शताब्दी तक 800 से अधिक वर्षों तक कायम रहने वाला नालंदा दुनिया में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इसने पूरे एशिया से छात्र भिक्षुओं को आकर्षित किया, जिनमें चीन के 3 भिक्षु भी शामिल थे, जिनके यात्रा वृत्तांतों में 5वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक जीवन और नालंदा में शैक्षणिक जीवन की आकर्षक अंतर्दृष्टि शामिल है। वे शहरी जीवन, कानून, चिकित्सा, शुद्धता और प्रदूषण के प्रति जुनून, भोजन वर्जनाओं, अस्पृश्यता और धार्मिक संघर्षों का वर्णन करते हैं। वे नालंदा में दैनिक जीवन की लय, इसके पाठ्यक्रम, स्टार शिक्षकों, अकादमिक बहस, धन स्रोतों और बहुत कुछ से संबंधित हैं। क्या हम जानते हैं, भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कई कारण? तुर्क फारसी आक्रमणों के समय तक भारत के अधिकांश भाग में अधिकांश बौद्ध स्थलों को पहले ही छोड़ दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था या ब्राह्मणवादी स्थलों में परिवर्तित कर दिया गया था। बौद्ध कलाकृतियों और ग्रंथों को मिटा दिया गया और बौद्ध धर्म भारत की सार्वजनिक स्मृति से गायब हो गया। प्रारंभिक औपनिवेशिक काल तक भारतीय यह भी भूल गए थे कि बुद्ध नामक एक व्यक्ति उनके अतीत में अस्तित्व में था। केवल 19वीं शताब्दी में ही भारतीयों ने पुरातत्व, विदेशी भूमि में बचे ग्रंथों, चीनी और तिब्बती भिक्षुओं के वृत्तांतों और अन्य स्रोतों के माध्यम से नालंदा और उनकी अद्भुत बौद्ध विरासत को फिर से खोजा। पूर्वी भारत में बौद्ध शिक्षा के विभिन्न केंद्र थे। उनमें से सबसे महान नालंदा महाविहार था, जिसने पूरे एशिया, विशेषकर चीन से छात्रों को आकर्षित किया। क्या आप जानते हैं कि नालंदा में विद्यार्थी होना कैसा होता था? 800 वर्षों तक इसका वित्त पोषण किसने किया और यह क्यों गायब हो गया? विदेशी छात्र भारतीय समाज एवं संस्कृति के बारे में क्या सोचते थे और भारत में बौद्ध धर्म के खत्म होने का कारण क्या है? विदेशी छात्र क्यों आए? कम से कम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के बाद से बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल रहा था। चीनी भिक्षुओं के अनुसार बौद्धों ने देश भर में होने वाली सभी दार्शनिक बहसों में ब्राह्मणों, जैनियों और अन्य लोगों को आसानी से हराते हुए जीत हासिल की। हम उनकी रिपोर्टिंग में पूर्वाग्रह से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उनका दावा कम से कम एक भव्य बहस में सही था, जो 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित किया गया था। अन्य स्रोतों से हम जानते हैं कि इस आयोजन में बौद्धों की जीत हुई और हुएनसांग उनके स्टार कलाकारों में से एक था। नालंदा के पुरातात्विक अवशेष अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। 90 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की एक लुटेरी टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जिन्होंने उत्तरी और पूर्वी भारत पर अपनी विजय के दौरान ज्ञान के बौद्ध केंद्र को खत्म करने की कोशिश की थी। परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। आज 23 हेक्टेयर की खुदाई वाली जगह संभवतः मूल परिसर का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसके मठों और मंदिरों की भीड़ के बीच घूमने से यह एहसास होता है कि इस प्रसिद्ध जगह पर सीखना कैसा रहा होगा। महान स्तूप वास्तव में विश्वविद्यालय से पहले का है और इसे 3री शताब्दी ईस्वी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस संरचना का 8 शताब्दियों में कई बार पुनर्निर्माण किया गया था। उन मन्नत स्तूपों में उन बौद्ध भिक्षुओं की राख है जो यहाँ रहे और मर गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया। इसके निधन के 8 शताब्दियों से भी अधिक समय बाद कुछ विद्वान व्यापक रूप से प्रचलित सिद्धांत का विरोध करते हैं कि नालंदा को नष्ट कर दिया गया था,
क्योंकि खिलजी और उसके सैनिकों को लगा कि इसकी शिक्षाएं इस्लाम के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, जबकि बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकना इस हमले के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकता है। भारत के अग्रणी पुरातत्वविदों में से एक HD सांकलिया ने अपनी 1934 की पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर की किले जैसी उपस्थिति और इसकी संपत्ति की कहानियां पर्याप्त कारण थीं। आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय को हमले के लिए एक आकर्षक स्थान मान लिया। हाँ, आक्रमण का कोई निश्चित कारण बताना मुश्किल है, जिसमें 13,000 से अधिक पुरावशेषों की 350 कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जिन्हें नालंदा खुदाई के दौरान बचाया गया था, जैसे प्लास्टर की मूर्तियां, बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं और हाथी दांत और हड्डी के टुकड़े। हालांकि यह नालंदा पर पहला हमला नहीं था। 6वीं शताब्दी में मिहिरकुला के अधीन हुणों ने इस पर हमला किया था और 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा के आक्रमण से इसे फिर से गंभीर क्षति हुई। जबकि हूण लूटपाट करने आए थे, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि क्या बंगाल के राजा का दूसरा हमला उस समय उनके शैव हिंदू संप्रदाय और बौद्धों के बीच बढ़ती दुश्मनी का नतीजा था। दोनों अवसरों पर शासकों के शाही संरक्षण की मदद से हमलों के बाद इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया और सुविधाओं का विस्तार किया गया। जब खिलजी ने शिक्षा के इस पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया, तब तक भारत में बौद्ध धर्म गिरावट की स्थिति में था। इसके आंतरिक पतन के साथ 8वीं शताब्दी ईस्वी से विश्वविद्यालय को संरक्षण देने वाले बौद्धपाल राजवंश के पतन के साथ तीसरा आक्रमण अंतिम मौत का झटका था। अगली 6 शताब्दियों में नालंदा धीरे धीरे गुमनामी में डूब जाएगा और दफन होकर रह जाएगा। इससे पहले कि 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकनन हैमिल्टन ने इसकी खोज की और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया। यह नालंदा है वह विश्वविद्यालय जिसने दुनिया को बदल दिया, जो एक बौद्ध विश्वविद्यालय था जहां भारतीय संस्कृति का आधार विकसित हुआ। भारतीय संस्कृति बौद्ध संस्कृति के अलावा और कुछ नहीं है। जय भीम।